वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। दिस इज मुस्कान जैन और आज हम करने वाले हैं क्या? आज हम करने वाले हैं बायोमोलिक्यूल्स का एक नया टॉपिक which is प्राइमरी एंड सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स एंड साथ ही साथ बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स भी हम पढ़ने वाले हैं। अब टॉपिक्स तो मैंने आपको पिछली क्लास में बता ही दिए थे जब मैंने आपको दिया था इस चैप्टर का पूरा इंट्रोडक्शन, और सारे टॉपिक्स भी आपके साथ डिस्कस किए थे कि हम इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं। ओके, तो आज हम ये दोनों टॉपिक्स को कवर करेंगे और जानेंगे कि क्या होते हैं प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स और बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स कौन से होते हैं। ओके, तो चलिए ये टॉपिक तो आज हम पढ़ ही लेंगे, लेकिन इससे पहले जो हम पढ़ चुके हैं उसका क्या? भाई आपको पता है कि मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रोवाइड करता है कंप्लीटली फ्री एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन। अभी तक जितने भी चैप्टर्स मैं आपको पढ़ा चुकी हूं और जितनी भी सारे कोर्सेज आप पढ़ना चाहते हो, हर एक क्लास का सारे के सारे कोर्सेज आपके लिए अवेलेबल है चैनल पर और कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट। एक या दो वीडियो देखने के बाद आपको कहीं पर भी कोई भी पेड सब्सक्रिप्शन लेने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। तो भाई इससे ज्यादा आपको और क्या ही चाहिए, राइट? इससे ज्यादा हमें और क्या ही चाहिए, बस यही तो चाहिए था। तो बस मिल गई आपको फ्री एजुकेशन और क्वालिटी एजुकेशन जो कि हमेशा से मैग्नेट ब्रेन्स देता आ रहा है। तो बस स्टार्ट करते हैं इसी अच्छी बात के साथ आज के लेक्चर को। स्टार्ट करते हैं पढ़ना प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स को और बायोमैक्रोमोलिक्यूल्स को। चलें देखेंगे क्या पढ़ना है इसके अंदर हमें। जैसा कि मैंने आपको कल की क्लास में प्रॉमिस किया था कि मैं आपको केमिस्ट्री के बारे में कुछ भी बोल के डराऊंगी नहीं, कुछ भी मैं आपको पहले से बताऊंगी नहीं। याद है हमने इस तरह से पढ़ा था उस चैप्टर को, किस चैप्टर को? एनिमल किंगडम को, है ना? प्लांट और एनिमल किंगडम हमने इसी अप्रोच से पढ़े थे कि पहले से हमें कुछ पता ही नहीं है। हमें पता ही नहीं है कि प्लांट और एनिमल किंगडम बहुत बड़ी मतलब बहुत ज्यादा वास्ट चैप्टर्स होते हैं जिनके बारे में लोग इतना कहते हैं, जिसका पूरा हवा बना के रखा हुआ है। हमें कुछ पता ही नहीं है। हम तो बस एक एक फाइलम उठाएंगे, आज पढ़ेंगे, खुश रहेंगे, मस्त रहेंगे, बात खत्म। ऐसे पढ़ा था हमने, बस वही की चीज आज यहाँ करनी है आपको। इस चैप्टर में भी आपको यही करना है, बिल्कुल सिंपल सा बायो और केमिस्ट्री का आपको यहाँ पर कोऑर्डिनेशन बस जानना है, दैट्स इट। तो एक एक टॉपिक समझते जाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सी, आज का टॉपिक क्या कह रहा है? द मोस्ट एक्साइटिंग एस्पेक्ट ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद आइसोलेटिंग थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स, स्मॉल एंड बिग, फ्रॉम लिविंग ऑर्गेनिजम्स and determining their structure and if possible synthesizing them also। जो सबसे ज्यादा एक्साइटिंग एस्पेक्ट है ना केमिस्ट्री का, वो किसके साथ डील करता है? वो क्या बताता है? द मोस्ट एक्साइटिंग एस्पेक्ट ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद व्हाट? विद आइसोलेटिंग थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स। इतने 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 सारे कंपाउंड्स को आइसोलेट करना, प्योरीफाई करना। कहां से करना? लिविंग ऑर्गेनिज्म से। और ये कैसे हो सकते हैं? ये बड़े भी हो सकते हैं, छोटे भी हो सकते हैं, नॉन लिविंग ऑर्गेनिज्म से भी हमें मिल सकते हैं। लेकिन हम तो नॉन लिविंग की बात यहाँ कर ही नहीं रहे। यहाँ तो हम बात कर रहे हैं किसकी? लिविंग ऑर्गेनिज्म से मिले हुए सारे कंपाउंड्स की। बायोमोलिक्यूल पढ़ रहे हैं ना हम चैप्टर में। देखो बायो जब वहीं लिखा हुआ है लिविंग, तो हम तो लिविंग की बात करेंगे, हम तो लिविंग की ही बात करेंगे। और वही सबसे ज्यादा एक्साइटिंग भी होता है। आपको पता ही है बायो तो कितनी एक्साइटिंग है। तो डिटरमाइनिंग देयर स्ट्रक्चर एंड इफ पॉसिबल सिंथेसाइजिंग देम। उनके स्ट्रक्चर्स को डिटरमाइन करना कि भाई ये कैसे होते हैं, किस स्ट्रक्चर में पाए जा रहे हैं, और अगर पॉसिबल है तो उन्हें सिंथेसाइज कर पाना, आर्टिफिशियली सिंथेसाइज कर पाना। ये सारी चीजों के साथ डील करने वाली जो ब्रांच है ना केमिस्ट्री की, वो सबसे एक्साइटिंग ब्रांच है। यही लिखा हुआ है भाई, द मोस्ट एक्साइटिंग एस्पेक्ट ऑफ केमिस्ट्री डील्स विद आइसोलेटिंग these things। Now, if one were to make a list of biomolecules, अगर कोई कोशिश करे कि क्यों ना ये बायोमोलिक्यूल्स की एक लिस्ट ही बना ले कि आखिर है कितने, तो such a list would have thousands of organic compounds, including amino acids, sugars, etc। तो ऐसी लिस्ट में थाउजेंड्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आएंगे, जिसके अंदर अमीनो एसिड्स भी आएंगे, जिसके अंदर शुगर्स भी आएंगे, ये सब आएंगे। ठीक है, तो ऐसे कई सारे थाउजेंड्स ऑफ अमीनो एसिड्स, थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड्स आपको मिल जाएंगे, बायोमोलिक्यूल्स आपको मिल जाएंगे जो आप लिस्ट बनाने बैठे हो उसमें। ठीक है, क्योंकि इतनी ज्यादा वैरायटी है भाई, इतने ज्यादा पाए जाते हैं तो मिलेंगे, राइट? मिलेंगे क्योंकि इतने ज्यादा पाए जाते हैं। We can call these biomolecules as metabolites। अब इन मेटाबोलाइट्स कह सकते हो आप इन बायोमोलिक्यूल्स को। क्यों? रीजन क्या है इसके पीछे? इसके पीछे जो रीजन है वो तो बहुत अच्छा सा रीजन है मैम, पढ़ा हुआ सा, सुना सुना सा लग रहा है। एक बार जरा आप बता देती तो पूरा याद आ जाता और मजा ही आ जाता, है ना? आ जाता मजा? बताओ बताओ, मजा आता है या नहीं?
ये जो मैंने टर्म लिखा है यहाँ पे, रीड तो करो इसे जरा, अभी आएगा मजा। रीड तो करो इस टर्म को जरा, अभी आएगा मजा। जरा एक बार देखो ये जो मैंने टर्म लिखा है यहाँ पर क्या लिखा है, मेटाबॉलिज्म। उन्होंने कहा कि ये जितने भी बायोमोलिक्यूल्स पाए जा रहे हैं ना, थाउजेंड्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स, इन्हें आप मेटाबोलाइट्स कह सकते हो। तो मैंने मेटाबोलाइट के बारे में बताने के बजाय मेटाबॉलिज्म लिख दिया। ऐसा क्यों किया मैंने, क्या रीजन है? बताओ बताओ बताओ, जल्दी बताएंगे। भाई ये आप सबको पता है, कोई भी ऐसा नहीं है मेरा स्टूडेंट जो मना कर दे कि मुझे मेटाबॉलिज्म नहीं पता मैडम मुझे मेटाबॉलिक रिएक्शन नहीं पता। कोई बोल सकता है क्या यहाँ पर? बताओ, है हिम्मत बोल के दिखाओ। क्या मेरा कोई भी स्टूडेंट ऐसा है जो ये बोल दे कि मैम मुझे नहीं पता मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रिएक्शन? जल्दी से बताओ, जल्दी से चाहिए मुझे कमेंट सबके। क्या मेरा कोई स्टूडेंट ऐसा बोल सकता है कि मैम मुझे मेटाबॉलिज्म नहीं पता? जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, किसको नहीं पता मेटाबॉलिज्म? फिर मैं बताती हूँ आज उसको, तो मैं बताती हूँ आज। जल्दी बताओ, किसको नहीं पता अबाउट मेटाबॉलिज्म या मेटाबॉलिक रिएक्शन? चलो भाई, आई थिंक इतना टाइम सफिशिएंट था। आप सबने बता दिया होगा अबाउट द मेटाबॉलिज्म, अबाउट द मेटाबॉलिक रिएक्शंस, आई होप सो। अब देखते हैं कि मेरी बारी है, मैं बताती हूँ। देखो, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है जो कैरेक्टरिस्टिक प्रॉपर्टीज और डिफाइनिंग प्रॉपर्टीज हमने पढ़ी है लिविंग वर्ल्ड चैप्टर में, सबसे पहले चैप्टर में, कि किसी ऑर्गेनिज्म को अगर आपको बताना है कि वो लिविंग है या नहीं है, तो कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज होती है ना जिनके बेसिस पे आप बोलते हो कि यार ये वाली प्रॉपर्टी इसने एग्जिबिट की इसलिए ये लिविंग है, इसने नहीं की इसलिए ये लिविंग नहीं है। सिंपल। तो ऐसी ही प्रॉपर्टी में से एक प्रॉपर्टी है क्या? मेटाबॉलिज्म, जो क्या बताती है कि ये लिविंग है या नहीं है। अगर मेटाबॉलिज्म एग्जिबिट कर रहा है तो लिविंग है, नहीं कर रहा है तो खलास। राइट? कैसे? मैं मेटाबॉलिज्म बताओ आप तो, लिविंग नॉन लिविंग तो ठीक है, आप तो मेटाबॉलिज्म बताओ। अरे सिंपल है यार, जो आपकी बॉडी के अंदर, लिविंग सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शंस चलती रहती है ना, जैसे हमने बोला कि मैम HCl का रिएक्शन हुआ किसी एंजाइम के ऊपर, वो एक्टिवेट हो गया, फिर उसने जो है उस किसी एक पर्टिकुलर कंपाउंड को, मान लो उसने फैटी एसिड को तोड़ दिया, उसने प्रोटीन को तोड़ के उसकी सब यूनिट में बदल दिया। ये सब क्या, जो ये तोड़ना फोड़ना कैसे, हथौड़े लेके तो नहीं तोड़ रहे हैं वहां पे, आपके सेल के अंदर रिएक्शंस है ना, ये सब केमिकल रिएक्शंस हैं। कहाँ चल रही है? लिविंग सेल में, आपकी बॉडी के अंदर। राइट? तो इन सारी रिएक्शंस को कहते हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। और जब ये सारी रिएक्शंस मेटाबॉलिक क्यों? क्योंकि लिविंग के अंदर हो रही हैं। ओके, बायोमोलिक्यूल्स कहाँ कर रहे हैं? लिविंग के अंदर कर रहे हैं। तो ये रिएक्शंस क्या कहलाती हैं? रिएक्शंस कहलाती हैं मेटाबॉलिक रिएक्शंस। ये मेटाबॉलिक रिएक्शंस ऐसा नहीं है कि आप बाहर नहीं कर सकते, बॉडी के अंदर जो हो रही है ना, बॉडी के बाहर भी कर सकते हो, लेकिन बॉडी के बाहर इन रिएक्शंस को आप ज्यादा से ज्यादा 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप फॉलो करवा सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। कंटिन्यूअसली एक पूरा साइक्लिक वे में जो ये रिएक्शंस चलती रहती हैं। ये रिएक्शंस का जो मैकेनिज्म है ना, ये आपको बताता है क्या? ये रिएक्शंस का मैकेनिज्म आपको ये बताता है कि भाई ये सिर्फ एक लिविंग ऑर्गेनिज्म ही कर सकता है, एक लिविंग सेल ही ये प्रॉपर्टी दिखा सकती है कि वो कंटिन्यूअसली बैक टू बैक ये रिएक्शंस को करे जा रही है। और इसी प्रॉपर्टी को हम कहते हैं मेटाबॉलिज्म एग्जिबिट करना। मेटाबॉलिक रिएक्शंस लिविंग बॉडी के बाहर भी करवाई जा सकती हैं, 1 रिएक्शन, 2 रिएक्शन, 3 रिएक्शन, लेकिन मेटाबॉलिक रिएक्शंस जो बैक टू बैक चलती रहती हैं, साइक्लिक वे में चलती रहती हैं, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर चलती हैं, वो कहलाती है ओवरऑल मेटाबॉलिज्म उस लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो हर ऑर्गेनिज्म जो मेटाबॉलिज्म को एग्जिबिट कर रहा है वो लिविंग है, और नहीं कर रहा है तो वो लिविंग नहीं है। मैडम लेकिन हम तो ये पढ़ ही नहीं रहे थे ना, हम तो पढ़ रहे थे ये। नहीं, ये तो आपने लिख दिया, हम तो पढ़ रहे थे ये। अच्छा तो ये क्या है? वही तो है। देखो, उन्होंने कहा कि वी कैन कॉल दीज बायोमोलिक्यूल्स एज मेटाबोलाइट्स, मतलब वो चीजें जो मेटाबॉलिक रिएक्शन को कर रही हैं और जिससे आप कह रहे हो कि मेटाबॉलिज्म एग्जिबिट हो रहा है। मतलब वो चीजें, मतलब कौन सी चीजें? यही बायोमोलिक्यूल ना, कि भाई एसिड ने रिएक्शन किया, प्रोटीन को उसके सब यूनिट में तोड़ दिया, तो वो एसिड, प्रोटीन, उसकी सब यूनिट, मतलब अमाइनो एसिड, ये सब क्या है? ये सब बायोमोलिक्यूल्स हैं। तो इनको आप क्या कह दोगे? मेटाबोलाइट कह दोगे। बताओ, क्लियर हुई बात? गुत्थी पलक घूम घूम के कहां से आई है? गुत्थी उलझ उलझ के बताओ,
बताओ बताओ जल्दी बताओ। समझ आई कहानी मेटाबोलाइट की? वहीं से तो निकल कर आई मेटाबॉलिज्म से, कि सारे बायोमोलिक्यूल को क्या कह दोगे आप? मेटाबोलाइट कह दोगे, जो मेटाबॉलिक रिएक्शंस कर रहे हैं, करवा रहे हैं, मेटाबॉलिक रिएक्शन से बन रहे हैं, और फिर उससे आप कह रहे हो ओवरऑल के मेटाबॉलिज्म एग्जिबिट कर रही है बॉडी, मतलब लिविंग है। सिंपल सिंपल डिंपल, बताओ बताओ बताओ, सिंपल डिंपल और नॉट? थम्स अप के साथ जरा लिख के बता दें सिंपल डिंपल और नॉट, जल्दी से थम्स अप के साथ लिख के बताएंगे सारे, सिंपल डिंपल और नॉट। बताओ, बढ़ती हूं मैं आगे, जल्दी से। सिंपल डिंपल है या नहीं, एक बार जरा थम्स अप के साथ लिख के बताएंगे सारे। भाई मुझे जानना है आपको ये समझ आया मेटाबॉलिज्म जो आप कह रहे हो, इसे मैकेनिज्म समझ आया? सिंपल डिंपल और नॉट, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। चलो आगे बढ़े। अब आपने ये टर्म तक तो पहुंच गए, ये टर्म तक तो पहुंच गए आप लोग। कौन सा टर्म मैडम? अरे वही जो आज पढ़ना था, वही जो आज पढ़ना था। ये देखो मेटाबोलाइट्स, यही तो पढ़ने थे आपको आज। ये मेटाबोलाइट्स, प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट, यही तो पढ़ना था। समझ गए? सारे बायोमोलिक्यूल को क्या कह दोगे? मेटाबोलाइट कह दोगे। अब मेटाबोलाइट कह दिया तो चलो देख लेते हैं प्राइमरी सेकेंडरी का खेल क्या है। इन एनिमल टिश्यूज one notices the presence of all such categories of compounds. These are called as primary metabolites. क्या 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 मतलब? कैसे, क्यों, कहां? देखो देखो देखो, फिर से पढ़ो। एनिमल टिश्यूज में आप जो नोटिस करते हो इन सारे बहुत सारे कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स को, ये सब प्राइमरी मेटाबोलाइट्स हैं। तो सेकेंडरी कौन है फिर? सारे प्राइमरी हैं, तो सेकेंडरी कौन है फिर? अच्छा देखो देखो, जरा ढूंढना पड़ेगा। However, when one analyzes plant, fungal or microbial cells, one would see thousands of compounds other than these called as primary metabolites. Example, alkaloids, okay, flavonoids, rubber, essential oils, antibiotics, colored pigments, scents, gums, spices. These are called as secondary metabolites. मतलब इन्होंने आपसे कुल मिला के बात क्या कही, आपको समझ आई? रुक जाओ जरा, बताओ बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। कुल मिला के आपसे इन्होंने बोला कि आपको समझ आया? ये प्राइमरी और सेकेंडरी का चक्कर है किधर? हाँ, कैसे समझें कि कौन प्राइमरी और कैसे समझें कि कौन सेकेंडरी? ये प्राइमरी और ये सेकेंडरी कैसे समझें? बताओ बताओ, समझ आया किसी को? प्राइमरी में कहा उन्होंने कि जो एनिमल टिश्यू में आप जितने भी सारे कैटेगरी ऑफ कंपाउंड्स को नोटिस करते हो, ये सारे के सारे प्राइमरी मेटाबोलाइट है। और जब आप इनको एनालाइज करते हो, किसको? प्लांट को, फंगल को, माइक्रोबियल सेल्स को, तो उसमें जितने भी आपको थाउजेंड्स ऑफ कंपाउंड मिलेंगे अदर देन प्राइमरी, ठीक है? अदर देन दीज कॉल्ड प्राइमरी मेटाबोलाइट्स। एग्जाम्पल आर दीज, और इन्हें आप कह दोगे सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स। मतलब सबसे पहले आपको नोटिस करना है एनिमल टिश्यू। एनिमल टिश्यू में जो मिलेंगे वो सारे प्राइमरी है ना। सबसे पहले आपको सारे के सारे जो भी बायोमोलिक्यूल्स मिल रहे हैं एनिमल टिश्यू में, वो सारे के सारे प्राइमरी मेटाबोलाइट। उसके बाद फिर आप प्लांट पे आ जाओ, फंगल, माइक्रोबियल, सारे के सारे सैंपल्स ले लो और उनको स्टडी करो। और प्राइमरी के अलावा जितने आपको उसमें मिल जाए, प्राइमरी के अलावा जितने आपको उसमें मिल जाए, वो सारे के सारे फिर सेकेंडरी, ठीक है? वो सब सेकेंडरी। वाह यार, ये अच्छा तरीका है। मतलब एनिमल को पहले करो, उसके हो गए प्राइमरी, बचे हुए सारे दूसरे में जो भी मिले वो सब सेकेंडरी। सिंपल, ठीक है? तो ये हो गया प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट। और मेटाबोलाइट टर्म सुन के बड़ा डर रहे थे कि पता नहीं आज क्या पढ़ने वाले हैं, ऐसा क्या नया पता चलने वाला है, जबकि कुछ नया पता चला ही नहीं। वही सारे के सारे बायोमोलिक्यूल को बोल दिया मेटाबोलाइट, कहानी आसान हो गई। इसीलिए तो मैंने आपसे कहा था पहले से डरना बिल्कुल भी मत, पहले से डरना बिल्कुल भी मत। टॉपिक को बस पढ़ना और उसी वक्त समझ लेना कि यार कुछ था ही नहीं इसमें, क्यों डर रहे थे, फालतू में डर रहे थे। नाउ while primary metabolites have identifiable functions and play known roles in normal physiological processes, जो प्राइमरी मेटाबोलाइट्स होते हैं इनका जो फंक्शन है वो काफी आइडेंटिफिएबल है, इजीली आपको इनके फंक्शंस दिखते हैं और ये काफी सारे नोन रोल्स को प्ले करते हैं। मतलब जो रोल्स हमें दिखते हैं कि हाँ ये ऐसा ऐसा कर रहे हैं, जो कि आपकी नॉर्मल फिजियोलॉजिकल प्रोसेसेस में आपको दिखते हैं। वी डू नॉट
at the moment understood the role of functions of all the secondary metabolites in host organism. लेकिन जो अगर हम बात करें सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स की, इनका हमें फंक्शन उतना इजीली समझ नहीं आता, रोल उतना इजीली समझ नहीं आता, ठीक है, एज कंपेयर टू प्राइमरी, एज कंपेयर टू प्राइमरी. अब यहां पर दिए हुए हैं आपको, अभी जो एग्जांपल्स दिए थे ना यहाँ पर, कि बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि एल्केलॉइड्स होते हैं, फ्लेवोनॉइड्स होते हैं, रबर, एसेंशियल ऑयल, एंटीबायोटिक, कलर्ड पिगमेंट, सेंट, गम, स्पाइसेस. तो इन सब के बारे में यहाँ पर आपको कुछ वैरायटी दी है. देखो इन सब की कुछ आपको लिस्ट दी हुई है, इसको एक बार जरा देख लेना. जस्ट सब तरह के एग्जांपल्स हैं आपके पास, और ये लिस्ट ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है क्वेश्चंस के लिए, ठीक है. ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है क्वेश्चंस के लिए, इससे क्वेश्चंस बहुत सारे बनते हैं. देखो क्या क्या अवेलेबल है आपके पास. पिगमेंट्स के लिए आपके पास एग्जांपल है कैरोटेनॉइड, एंथोसाइनिन्स. एल्कलॉइड के लिए एग्जांपल है हमारे पास मॉर्फिन, कोडीन. टर्पेनॉइड्स के लिए आपके पास एग्जांपल्स है कौन से, मोनोटर्पीन्स, डाइटर्पीन्स. एसेंशियल ऑयल्स में एग्जांपल्स है हमारे पास कौन से, लेमन ग्रास ऑयल एक्सेट्रा. टॉक्सिन्स की अगर हम बात करें तो इट इज एब्रिन एंड राइसिन. लैक्टेंस की बात करें तो कौन, कैनोविलिन. एंड अगर ड्रग्स की बात करें तो विनब्लास्टिन एंड कर्क्यूमिन. और अगर बात करें पॉलीमरिक सब्सटेंसेस की तो रबर, गम्स, सेल्यूलोज. ये सारे कुछ एग्जांपल्स आपके सामने अवेलेबल हैं, और ये लिस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि आपको पता है कि जैसे ही बात आए एनसीईआरटी के डायग्राम या एग्जाम्पल की, तो उससे फिर क्वेश्चन तो आते ही आते हैं, है ना. चलो बस एक चीज और देख लें जरा, कि हाउएवर मेनी ऑफ देम आर यूजफुल टू ह्यूमन वेलफेयर. ठीक है, इनमें से बहुत सारे जो हैं जिनका रोल हमें उतना क्विकली नहीं समझ में आता, ठीक है, सेकेंडरी की जो हम बात कर रहे हैं उनका रोल हमें उतना क्विकली नहीं समझ में आता, लेकिन वो हमारे ह्यूमन वेलफेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे कि एग्जांपल है हमारे पास रबर, ड्रग, स्पाइसेस, सेंट, पिगमेंट. ये सब हमारे ह्यूमन वेलफेयर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, राइट. Some secondary metabolites have ecological importance. कुछ secondary metabolites का तो सिर्फ आपकी बॉडी, सिर्फ ह्यूमन वेलफेयर नहीं, इकोलॉजिकल इंपॉर्टेंस भी है. जैसे कि इन द लेटर चैप्टर्स एंड इयर्स यू विल लर्न मोर अबाउट दैट. जो आगे की कुछ यूनिट्स आएंगी उनमें आपको ये सारी चीजें भी पता चलेंगी कि कैसे ये सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हमारे लिए इकोलॉजिकली इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन वेलफेयर के लिए इंपॉर्टेंट है. ओके, तो बहुत ही सिंपल सा, सॉर्टेड सा, छोटा सा ये टॉपिक था. क्या, प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट का. ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स का कॉन्सेप्ट बहुत ही सिंपल, सॉर्टेड और क्यूट सा था, छोटा सा टॉपिक था, जिसमें आपको बता दिया गया कि भाई सारे बायोमोलिक्यूल्स को आप मेटाबोलाइट कहते हो. प्राइमरी और सेकेंडरी किस बेसिस पर कहते हो, एनिमल टिश्यू को सबसे पहले एनालाइज करके सारे के सारे मेटाबोलाइट्स क्या कहला जाते हैं, प्राइमरी कहला जाते हैं. उसके बाद फिर प्राइमरी को छोड़ के जितना भी कुछ नया मिलता है आपको प्लांट में, फंगल में और माइक्रोबियल सारे सैंपल्स में, उन सारे को आप कह देते हो फिर क्या, सेकेंडरी. ओके, प्राइमरी का फंक्शन बहुत ज्यादा इजीली आइडेंटिफिएबल है, नोन है, और वो आपको ज्यादा पता चल जाता है तुरंत कि हाँ भाई ये रोल प्ले कर रहा है, बहुत इंपॉर्टेंट सा. सेकेंडरी का रोल उतनी जल्दी नोन नहीं होता, उतना ज्यादा आइडेंटिफिएबल नहीं होता, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो यूजफुल नहीं है. यूजफुल बहुत है, सिर्फ आपके लिए नहीं, ह्यूमन वेलफेयर के लिए, इकोलॉजिकली भी उसका इंपॉर्टेंस है, ये हमने अभी देखा. ठीक है, तो ये थी प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट की कहानी. अब शुरू करते हैं नई कहानी, आज के सेकंड टॉपिक की कहानी, विच इज बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स. अब ये क्या है, अब ये क्या है, फिर से एक क्वेश्चन मार्क, फिर से एक क्वेश्चन मार्क. अब ये क्या है, बायो मैक्रोमोलिक्यूल क्या है. देखो कोई टेंशन की बात नहीं है, प्राइमरी सेकेंडरी मेटाबोलाइट को देखा ना, कितना आसान सा कॉन्सेप्ट निकला. बस वैसा ही कुछ इसका निकलेगा, बस वैसा ही कुछ इसका निकलेगा. टेंशन की कोई बात नहीं है, आराम से पढ़ते हैं, सब समझ आएगा. सी, चलो शुरू करें, शुरू करें. देयर इज वन फीचर कॉमन टू ऑल दोज कंपाउंड्स फाउंड इन द एसिड सोल्यूबल पूल. जो हमने पढ़ा था पिछले लेक्चर में कि फिल्ट्रेट किया था, ठीक है, एसिड सोल्यूबल पूल और एसिड इनसोल्यूबल पूल मिला था, दो अलग अलग फ्रैक्शंस मिले थे. तो जो एसिड सोल्यूबल फ्रैक्शन में पूरे जितने भी कंपाउंड्स मिले थे ना, तो एक फीचर इन सब में क्या था, कॉमन था. सारे कंपाउंड्स में एक फीचर कॉमन था, और वो क्या था, वो सेम जो कॉमन फीचर था सारे कंपाउंड्स में, वो ये था दैट दे हैव मॉलिक्यूलर वेट्स रेंजिंग फ्रॉम 18 टू अराउंड 800 डाल्टन्स. इनका जो मॉलिक्यूलर वेट था वो रेंज कर रहा था 18 से लेकर 800 डाल्टन्स तक अप्रोक्सीमेटली. एंड जो एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन की अगर हम बात करें, ठीक है,
एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन की अगर हम बात करें, ये तो उनकी बात हो रही है जो एसिड सोल्यूबल पूल में मिले थे। हैज ओनली 4 टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उसमें सिर्फ 4 तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स थे। किसमें? एसिड इनसोल्यूबल में। कौन से 4 तरह के? जैसे कि प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड एंड लिपिड्स। अब आपको पता है ये सब हमारे लिए कितने इंपॉर्टेंट है, हमारे लिए ये सब कितने इंपॉर्टेंट है, राइट? तो ये सारे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं जो आपको मिले हैं एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन से, ना कि सोल्यूबल वाले जिसमें से आपको सारे के सारे मैक्सिमम मिले। इनसोल्यूबल फ्रैक्शन से आपको कितने मिले ऑर्गेनिक कंपाउंड? सिर्फ 4। कौन कौन से? प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड और लिपिड। कितने मिले? सिर्फ 4। प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड और लिपिड। ठीक है, सिर्फ ये 4 मिले हैं आपको। कहां से? एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन से ये 4 मिले हैं जो क्या हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। बताओ, क्लियर है? इतनी बात क्लियर है ना यहां तक? ठीक है, ये बात अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि जब भी ऐसी बात होती है ना कि सिर्फ 2 ही थे, सिर्फ 3 ही थे, तो उससे क्वेश्चंस बनने लगते हैं। ठीक है, एक बार जरा आप इसको देख लो, नोट कर लो, आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। चलो देखें आगे। भाई एक बार बता देंगे जरा मुझे कमेंट बॉक्स में कि क्या सभी ने नोट कर लिया, क्या सभी ने स्क्रीनशॉट ले लिया, जो भी आप करना चाहो। क्या यहां तक समझ में आ गया? एक बार जरा फटाफट से मुझे थम्स अप रिएक्शन दे दें सभी, जितने भी लोग मुझे देख रहे हो, जितने भी पढ़ रहे हो, जितनों को भी समझ में आ रहा है, एक बार जरा थम्स अप रिएक्शन दे दो। एक बार जरा बता दो क्या यहां तक की चीजें क्लियर है, क्या हम आगे बढ़ जाएं? बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ। चलो, सी दीज क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स। अब ये जो हम इन कंपाउंड्स की क्लासेस बता रहे हैं, इनके बारे में जरा देखेंगे कि दीज क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड्स हैव मॉलिक्यूलर वेट्स इन द रेंज ऑफ 10,000 डाल्टन्स एंड अबव। ये जो कंपाउंड्स की क्लासेस है, दीज क्लासेस ऑफ कंपाउंड्स विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड्स, एक्सेप्शन ऑफ लिपिड्स मतलब इनको छोड़ दो, इनका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है ये रेंज कर रहा है कहां से? 10,000 डाल्टन्स से भी ऊपर, 10,000 डाल्टन्स एंड अबव। आप समझो, देखो ये पहले वाले का रेंज देखो कहां था? 18। शुरू कहां से हो रहा है? देख रहे हो, 18 से 800 डाल्टन, ठीक, यहां तक रेंज कर रहा है। इस वाले का देखो जरा, 10,000 डाल्टन से, मतलब शुरू ही उसके कहां वो 800, 1000 भी नहीं, 10,000 से शुरू हो रहा है, 10,000 डाल्टन से ऊपर, ऐसे इसकी रेंज जा रही है, इनकी रेंज। अब आप समझे? हाँ, कहां पहुंच रहे हो आप? धीरे धीरे आपको समझ आ रहा है? समझ आ रहा है आपको कि टॉपिक में आपको कहां ले जाया जा रहा है धीरे धीरे? बताओ, ये जो मैं फोकस कर रही हूं आपको इस बात पे कि यहां रेंज देखो 18 से 800 डाल्टन। रुक जाओ, यहाँ कोई डायग्राम तो नहीं है ना इधर अपने पास? अभी लिख सकते हैं इसको अपन। यहाँ देखो ये आपका कौन सा वाला पूल की बात हो रही है? एसिड सोल्यूबल पूल की, ठीक। इसको लिखो जरा यहाँ पे, आपको समझ आएगा कि ये जो पूरा लेक्चर का फ्लो है कहाँ जा रहा है। एसिड सोल्यूबल पूल की बात हो रही है, ठीक है। एसिड सोल्यूबल पूल से जो आपको मिला इसकी रेंज कहाँ जा रही है? 18 से 800 डाल्टन, ओके। और दूसरे वाले की जब हम बात कर रहे हैं, एसिड इनसोल्यूबल पूल वाले की, सी एसिड इनसोल्यूबल पूल, इसकी रेंज कहां जा रही है? एसिड इनसोल्यूबल पूल की इसकी रेंज आप जरा देखो यार, बहुत बहुत ज्यादा वेरिएशन। 10,000 में ऐसे लिख दे रही हूं, 10,000 एंड अबव, ये इसकी रेंज जा रही है। वही डाल्टन, सेम यूनिट है, ठीक है। अब देखो, फॉर दिस वेरी रीजन बायोमोलिक्यूल्स दैट इज केमिकल कंपाउंड फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर ऑफ 2 टाइप, ठीक है। अब इस वजह से बायोमोलिक्यूल्स, जिन्हें आप क्या कहते हो, क्या है बायोमोलिक्यूल्स? वो केमिकल कंपाउंड जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में पाए जाते हैं, उन्हें आपने 2 टाइप में डिवाइड कर दिया। चलो
अब ये जो दो टाइप्स है ना, बस पहुंच गए आप उस लक्ष्य तक जहां आपको लेके जाया जा रहा था, ठीक है, पहुंच गए आप उस लक्ष्य तक जहां आपको लेके जाया जा रहा था। कौन सा लक्ष्य? दो टाइप में डिवाइड कर दिया आपने बायोमोलिक्यूल को, ठीक है। इस इतनी ज्यादा बड़ी थी, इतनी ज्यादा मतलब बड़ी वेरिएशन, इतना बड़ा डिफरेंस जो इनके बीच में आ रहा है कि कहाँ इनकी 18 से 800 और वो 1000 से भी शुरू नहीं हो रहा है यार, वो 10,000 से शुरू हो रहा है। तो ये इतनी ज्यादा जो रेंज मिली ना एसिड सोल्यूबल और इनसोल्यूबल की, इसकी वजह से आपने बायोमोलिक्यूल को डिवाइड करा दो पार्ट में, दो टाइप में, ठीक है। वैलिड रीजन था आपके पास डिवाइड करने का, तो कर दिया। तो भाई क्या मिला? 1 दोज विच हैव मॉलिक्यूलर वेट्स लेस देन 1000 डाल्टन, वो जिनका मॉलिक्यूलर वेट 1000 डाल्टन, ये क्या होता है मैम? 1000 डाल्टन से कम, तो कहलाएंगे क्या? पता नहीं, पता नहीं, पता नहीं क्या कहलाएंगे। देखो 1000 डाल्टन से कम, ठीक है, या फिर ये एरो नहीं बनाती हूं मैं, वरना बोलोगे मैम आप नई लैंग्वेज लेके आते हो। 1000 डाल्टन से क्या? लेस देन 1000 डाल्टन, तो ये क्या कहलाएगा? 1 मतलब पहला वो काइंड ऑफ बायोमोलिक्यूल, पहला टाइप वो जिसमें मॉलिक्यूलर वेट इनका कहां से कहां तक है? लेस देन 1000 डाल्टन है, तो वो यूजुअली रेफर टू एज माइक्रोमोलिक्यूल्स और सिंपली बायोमोलिक्यूल्स। उनको या तो सिंपली बायोमोलिक्यूल बोल के छोड़ दिया जाएगा या फिर माइक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। क्या बोलोगे आप? माइक्रोमोलिक्यूल्स बोलोगे। क्या बोलोगे? माइक्रोमोलिक्यूल्स बोलोगे। यहां लिख लेते हैं, ठीक है। और दूसरा क्या बचा? मैक्रोमोलिक्यूल्स, ठीक है। बायो और बायो, बायो तो आना ही है, ठीक है। बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स, बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स। अब ये जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, इनकी कहानी में आएगा क्या? इनकी कहानी में बस एक लाइन लिखनी बाकी है मैम कि while those which are found in the acid insoluble fraction, और वो वाले जो एसिड इंसोल्यूबल फ्रैक्शन में पाए जा रहे हैं, मतलब जिनकी रेंज 10,000 से ऊपर जा रही है, ये मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं या बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं, ठीक है। मोर देन, ठीक है, एसिड इंसोल्यूबल फ्रैक्शन भी बोल सकते हो आप, बात तो एक ही है, इसीलिए मैंने पहले ये भी लिख दिया था। और या फिर क्या बोल दोगे? मोर देन 10,000। देखो अब क्या हुआ, ये आपके लिए बिल्कुल रीडेबल रेंज में आ गया कि लेस देन 1000 और मोर देन 10,000, ठीक है। लेस देन 1000 और मोर देन 10,000, ये क्या हो गए? बायो माइक्रोमोलिक्यूल, और ये हो गए बायो मैक्रोमोलिक्यूल, ठीक है। इस तरह से बायोमोलिक्यूल के हो गए दो टाइप्स, ठीक है, पहला और दूसरा। ये हो गए दो टाइप्स, किसके? 2 टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। बताओ क्लियर है यहां तक? कोई दिक्कत परेशानी, तकलीफ, आपत्ति, विपत्ति, चाय की पत्ती? बताओ, है किसी को कोई आपत्ति, विपत्ति, चाय की पत्ती? बताओ जल्दी 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 जल्दी, थम्स अप रिएक्शंस चाहिए, जल्दी बढ़े आगे, बढ़ जाए आगे। कोई दिक्कत किसी को? 2 टाइप्स ऑफ बायोमोलिक्यूल, बायो माइक्रोमोलिक्यूल और बायो मैक्रोमोलिक्यूल। अब आपको समझ आ गया ये जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स, ये क्या है? ये वो आपको पढ़ने हैं जो एसिड इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में पाए जा रहे हैं, मतलब 10,000 से भी ऊपर जिनका वेट जा रहा है, मॉलिक्यूलर वेट, ठीक है। और इसके अंदर ऑर्गेनिक जो हमें मिले वो कितने मिले? सिर्फ 4। कौन से थे वो? कौन कौन से थे वो 4 जो ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले थे? किसी को याद है? स्क्रीनशॉट तो ले ही लिया होगा इतनी देर में, कर दूं क्लियर? क्यों, कौन कौन से थे भाई, किसी को याद है? प्रोटीन्स, न्यूक्लिक एसिड, पॉलीसेकेराइड एंड लिपिड। देखो जरा क्यों याद दिला रही है मैडम, काम आने वाले हैं यही, इसलिए दिला रही है मैडम याद, यही काम आने वाले हैं। देख लो जरा, the molecules in the insoluble fraction with the exception of lipids are polymeric substances. Okay? वो मॉलिक्यूल्स जो कि इनसोल्यूबल फ्रैक्शन में पाए जा रहे हैं विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड्स आर पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस।
Then why do lipids whose molecular weight do not exceed 800 Dalton come under acid insoluble fraction, that is macromolecular fraction? अब सोचने वाली बात यह है कि मैडम यहाँ पे वो 800 लिखा था और यहाँ पे वो 10,000 आया था, तो वो 800 से ऊपर वाले जो मॉलिक्यूल है ना, 800 से ऊपर वाले जो हैं वो एसिड इंसोल्यूबल फ्रैक्शन में क्यों नहीं गए? बताओ 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 बताओ। सोचने वाली बात तो है, ठीक है। क्या सोचने वाली बात है? ये जो क्वेश्चन यहाँ पर एनसीईआरटी ने रेज किया, ये सोचने वाली बात तो है कि द मॉलिक्यूल्स इन द इनसोल्यूबल फ्रैक्शन विद द एक्सेप्शन ऑफ लिपिड्स आर पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस, वो कहलाते हैं पॉलीमेरिक सब्सटेंसेस। And lipids are indeed small molecular weight compounds and are present not only as such but also arranged into structures like cell membrane and other membranes। ठीक है, ये डायरेक्टली नहीं प्रेजेंट होते, ये कई सारे अलग अलग तरह के स्ट्रक्चर्स में अरेंज्ड होते हैं, जैसा कि स्ट्रक्चर हमने सेल मेम्ब्रेन में भी देखा है और भी कई सारी हमने मेम्ब्रेन्स में देखा है कि ये अपने स्ट्रक्चर्स को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं, राइट। ये चीज हमने देखी है। अब ये वाला जो क्वेश्चन यहाँ पर आया है ना, ऐसा नहीं है कि इसका आंसर यहाँ अवेलेबल नहीं है, आंसर अवेलेबल है लेकिन ढूंढना पड़ेगा। तो ये हमेशा की तरह आपको पता है कि एनसीईआरटी के क्वेश्चंस जो होते हैं ना, वो सिर्फ आपको जानकारी बढ़ाने के नहीं होते, वो आपकी थॉट प्रोसेस को बिल्ड करने के लिए होते हैं। आप जब इन्हें सोचोगे, इनका आंसर ढूंढोगे, भले आप गूगल पे ढूंढोगे, कहीं भी ढूंढोगे, क्यों मैं इन्हें हमेशा होमवर्क देती हूँ, मैं उसका रीजन बता रही हूँ। एनसीईआरटी जब बीच टेक्स्ट में इस तरह के क्वेश्चंस को रेज करती है तो वो आपकी थॉट प्रोसेस को जानना चाहती है, वो आपकी थिंकिंग कैपेसिटी को बढ़ाना चाहती है, थिंकिंग एबिलिटी को डेवलप करना चाहती है कि आप भी इस तरह से सोचो, इस तरह की चीजों के क्वेश्चंस के आंसर्स ढूंढो, ठीक है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है और इसे मैं स्किप करवाना बिल्कुल नहीं चाहती, इसलिए ये क्वेश्चंस मैं हमेशा रखती भी हूं, पर इसका आंसर मैं कभी देती भी नहीं हूं। क्यों? क्योंकि ये आपको ढूंढना है भाई, आपका सोचने का काम ही नहीं बचेगा। आप तो वैसे भी आते हो, बैठते हो, ऐसे करके लेक्चर देखते हो पूरा, और ये भी मैं ही बता दूं तो वो भी नहीं सोचोगे, तो ये तो गलत बात है, इतना तो सोचना पड़ेगा। चलो भाई फटाफट से देखो, होमवर्क है ये आपका, ये आपको पता करके आना है और बताना है मुझे अगले लेक्चर में कि क्यों ऐसा हुआ। चलो बताएंगे जल्दी से, बढ़े आगे, आगे बढ़े भाई, थम्स अप रिएक्शन दिया करो। आपसे जब भी पूछा जाए बीच में कुछ तो थम्स अप रिएक्ट करो एटलीस्ट, फटाफट से जल्दी से कमेंट करके बताएंगे। चलो आगे देखें, आगे देखें। व्हेन वी ग्राइंड अ टिश्यू, जब हम किसी टिश्यू को ग्राइंड करते हैं तो हम उसके सेल स्ट्रक्चर को डिस्टर्ब कर देते हैं, पूरा डिस्टर्ब कर देते हैं। सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो जो उसकी सेल मेम्ब्रेन और अदर मेम्ब्रेन्स होती हैं वो टूट जाती हैं, बहुत सारे टुकड़ों 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 में बिखर जाती हैं, और जो वेसिकल्स हैं वो बना लेती हैं विच आर नॉट वाटर सोल्यूबल। जो वेसिकल्स वो बनाती हैं वो बिल्कुल भी वाटर सोल्यूबल नहीं होते। So therefore these membrane fragments in the form of vesicles get separated along with the acid insoluble pool and hence in the macromolecular fraction। अब ये जो यहाँ पर वेसिकल्स हैं जो कि वाटर सोल्यूबल नहीं है बिल्कुल भी, ये क्या हो जाते हैं, ये आके आपके किस वाले फ्रैक्शन में डिपॉजिट हो जाते हैं, साथ में जो आपका कौन सा फ्रैक्शन है, एसिड इंसोल्यूबल फ्रैक्शन है, ये उसके साथ सेपरेट हो जाते हैं, क्योंकि ये आपके सोल्यूबल वाले फ्रैक्शन में तो जा नहीं रहे, है ना, वहां तो जा नहीं रहे, तो ये इसमें आके बैठ जाते हैं। तो लिपिड्स आर नॉट स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल, इसलिए ये उतना स्ट्रिक्टली मैक्रोमोलिक्यूल नहीं है, ये इस तरह से अपना स्ट्रक्चर चेंज करने की वजह से, अपने स्ट्रक्चर को अरेंज करने की वजह से यहाँ पर कई बार आ जाते हैं। ओके, इस फ्रैक्शन में कई बार आ जाते हैं। अब the acid soluble pool represents roughly the cytoplasmic composition। ये जो acid soluble pool है ये roughly इसका cytoplasmic composition represent करता है, और जो मैक्रोमोलिक्यूल्स की आप बात कर रहे हो फ्रॉम साइटोप्लाज्म एंड ऑर्गेनल्स बिकम द एसिड इंसोल्यूबल फ्रैक्शन। जो साइटोप्लाज्म से और ऑर्गेनल से, सेल के साइटोप्लाज्म और सेल के जितने भी ऑर्गेनल से आपको मैक्रोमोलिक्यूल्स मिलते हैं, ये सब बन जाते हैं क्या, उसके एसिड इंसोल्यूबल फ्रैक्शन का हिस्सा। उसमें जो आपको मिल रहा है ना पोर्शन, उसमें यही सब मिलता है आपको, राइट। Together they represent the entire chemical composition of living tissues और organisms, और एक साथ मिलकर ये पूरा जो फ्रैक्शन है यही रिप्रेजेंट करते हैं पूरा का पूरा लिविंग टिश्यूज और ऑर्गेनिजम्स का केमिकल कंपोजिशन। ठीक है, लिविंग टिश्यूज और ऑर्गेनिजम्स का कंपोजिशन सारा का सारा ये मिलकर ही बना रहे हैं, ये सारे मैक्रोमोलिक्यूल्स मिलकर बनाते हैं। ठीक है, नाउ
आप देख लें जरा एक चीज यहां पर फटाफट से। इन समरी, इफ वी रिप्रेजेंट द केमिकल कंपोजिशन ऑफ लिविंग टिश्यू फ्रॉम अबंडेंस पॉइंट ऑफ व्यू एंड अरेंज देम class wise, we observe that water is the most abundant chemical in living organisms. अब अगर हम सारे केमिकल्स की बात करेंगे तो हमें यह पता चलेगा कि इन सब की बात करते करते हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि सबसे ज्यादा अबंडेंट केमिकल कौन सा है लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, तो इट इज वाटर। इट इज वाटर। क्या है वो? वाटर। देखो यहां जरा, प्रूफ है, प्रूफ 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 प्रूफ। कंपोनेंट क्या? वाटर, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड, न्यूक्लिक एसिड, आयंस। और परसेंटेज क्या है उसके टोटल सेल्यूलर मास का? देखो 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 देखो, वाटर का देखो जरा 70 to 90, प्रोटीन्स का देखो 10 to 15, कार्बोहाइड्रेट्स का देखो 3, ठीक है, लिपिड्स का कितना है 2, ओके, न्यूक्लिक एसिड्स का कितना 5 to 7 और आयंस का कितना 1। ठीक है, अब देख लो आप कंपैरिजन, कहीं से कहीं तक कोई है उसकी टक्कर में? नो मैम। बस मिल गया प्रूफ दैट वाटर इज द मोस्ट अबंडेंट केमिकल इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, प्रूफ है ये, प्रूफ। चलो, अब अगर आपको ये प्रूफ समझ आ गया, सब कुछ समझ आ गया, तो एक बार जरा थम्स अप रिएक्शन मुझे दे दो तो मैं बढ़ जाऊं आगे। जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, क्या आपको यहां तक समझ में आ गया लेक्चर? जल्दी बताओ, कोई दिक्कत परेशानी आपत्ति विपत्ति चाय की पत्ती तो नहीं? बताओ जल्दी से, जल्दी बताओ, क्या आपको यहां तक लेक्चर समझ में आ गया है? क्या अब मैं आपको आगे की कहानी समझा दूं? डन, आज के टॉपिक्स डन। मैम बहुत इजी था आज तो, ऐसा लग रहा था दो दो टॉपिक पढ़ने हैं, कुछ बहुत दिक्कत होने वाली है, लेकिन हुआ तो कुछ भी नहीं। प्राइमरी और सेकेंडरी मेटाबोलाइट का तो बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। सिमिलरली बायोमैक्रोमोलिक्यूल का भी बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट था। रेंज ही इतनी ज्यादा थी तो मैम क्या गलती है? बांटना पड़ा इन्हें दो टाइप में, पहला हो गया माइक्रो और दूसरा हो गया मैक्रो, है ना, माइक्रो और मैक्रो। 800 तक अपना, लेस देन 1000 अपना माइक्रो और मोर देन 10,000 अपना मैक्रो मॉलिक्यूल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं मैम। अब ये जो टॉपिक्स आपने आज पढ़ लिए हैं, अगर आपको ये समझ आ गए हैं तो एक बार आप जरा फटाफट से मुझे कमेंट करके बता दें, और अगर आपको सेशन पसंद आया है तो उसे लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने बाकी सारे ही दोस्तों के साथ, क्लासमेट्स के साथ, अपने सारे ग्रुप में, जिससे कि उन्हें भी ये टॉपिक समझ आ सके। ओके, चलो, लाइक करने के और शेयर करने के दोनों के तरीके आपको पता है कैसे करना है, और मैंने याद भी दिला दिया है, तो भूलिएगा मत, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और मिलिएगा मुझसे नेक्स्ट सेशन में इसी चैप्टर का एक नया टॉपिक पढ़ने के लिए। अब आपको पता है कि मैं आपसे क्या कहने वाली हूं। आपको पता है कि अगर आपने इस चैप्टर का या इसके पहले कंप्लीट किए हुए किसी भी चैप्टर का कोई भी टॉपिक मिस आउट किया है, तो फटाफट से जाओ अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेलिस्ट सेक्शन में, आपको मिलेगी लाइव और रिकॉर्डेड लेक्चर्स की प्लेलिस्ट। आपको उन प्लेलिस्ट में जाके जिस भी लेक्चर को आप देखना चाहते हो उसे देखना है, और अपना कंटेंट जो है, जो भी मैं पढ़ाती जा रही हूँ, उसे अपडेटेड रखना है। ठीक है, कुछ भी बिल्कुल ऐसा पीछे से मिस आउट नहीं होना चाहिए कि मैम ये तो देखा ही नहीं था, ये तो रह ही गया, वो तो छूटा तो छूट ही गया, उसको तो कभी देखा ही नहीं, ये कभी नहीं करना है। ठीक है, चलो, आपको ये सारे जो बेनिफिट्स मैं बता रही हूं, ये सिर्फ YouTube चैनल पर ही नहीं, ऐप पर भी अवेलेबल है। आप इसे इजीली प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो और यहां भी सारा कंटेंट एक्सेस कर सकते हो, या फिर आप यूज कर सकते हो वेबसाइट भी, विच इज www.magnetbrains.com। तीनों ही प्लेटफॉर्म्स पर आपको ये पूरा का पूरा फुल कोर्स कंटेंट अवेलेबल है एब्सोल्युटली फॉर फ्री। कहीं भी किसी भी कोर्स के किसी भी पोर्शन के लिए आपको चार्जेस देने की जरूरत नहीं पड़ने वाली है। फटाफट से जाइए और पढ़ना स्टार्ट कर दीजिए, और अगर आपको जरूरत लगे ई बुक्स और ई नोट्स की, तो उन्हें भी आप नीचे लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, वहां से अवेल कर सकते हो। ओके, चलो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, पढ़ेंगे क्या, एक और नया टॉपिक ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। टिल देन, बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।